क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग, जो हमारी हर सोच, हर याद, हर फैसला और हर भावना को कंट्रोल करता है, वो असल में कैसे काम करता है? आखिर क्यों हम कुछ चीजें बिना मेहनत के याद रख लेते हैं और कुछ बातें चाहकर भी भूल जाते हैं? क्यों कुछ माहौल हमें क्रिएटिव बना देते हैं और कुछ हमें थका देते हैं? क्यों हम कुछ दिनों में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं और बाकी दिनों में बिल्कुल सुस्त और फोकसलेस महसूस करते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने ब्रेन को समझकर उसे ज्यादा बेहतर, तेज और स्मार्ट बना सकें? जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स इन सभी सवालों का साइंटिफिक, डीप और प्रैक्टिकल जवाब देती है। ये किताब सिर्फ थ्योरी या मोटिवेशनल आइडियाज का कलेक्शन नहीं है, बल्कि यह उन 12 रूल्स का विस्तार है जो इंसानी दिमाग की कार्यप्रणाली को एक्सप्लेन करते हैं, वो भी लेटेस्ट न्यूरोसाइंस रिसर्च के बेस पर। जॉन मेडिना एक बायोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट और ब्रेन रिसर्चर हैं, और उन्होंने इस किताब में सालों की रिसर्च को बहुत ही सरल, मजेदार और समझने योग्य भाषा में पेश किया है। ब्रेन रूल्स आपको बताती है कि अगर हम अपने ब्रेन की नेचुरल जरूरतों और पैटर्न्स को समझ लें तो हम किसी भी फील्ड में, चाहे वह पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इस किताब में सबसे पहले बात होती है कि कैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस यानी शरीर की गतिविधियां हमारे ब्रेन की शक्ति को बढ़ाती हैं। यानी अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं तो आपका दिमाग भी ज्यादा अलर्ट, तेज और प्रोडक्टिव रहेगा। फिर बात होती है नींद की, जो सिर्फ एक आराम नहीं बल्कि हमारे ब्रेन के रिचार्ज होने का नेचुरल तरीका है। इसमें यह भी बताया गया है कि नींद की कमी कैसे हमारी मेमोरी, मूड और फोकस को नुकसान पहुंचाती है। जॉन मेडिना यह भी बताते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में एक मिथ है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम किसी एक चीज पर भी पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से सीरियल प्रोसेसर है, यानी वह एक समय में एक ही चीज को पूरी दक्षता के साथ हैंडल कर सकता है। इसी तरह स्ट्रेस के बारे में बताया गया है कि यह हमारे दिमाग की कार्यक्षमता को कैसे नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना ब्रेन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही ये किताब ये भी समझाती है कि कैसे हम दूसरों के इमोशंस को पढ़ते हैं, किस तरह से ब्रेन विजुअल इमेजेस को प्रायोरिटी देता है और क्यों दोहराव यानी रिपीटिशन हमारे दिमाग के लिए बेहद जरूरी है। यानी अगर आप किसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील हो जाती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ आपको ज्ञान नहीं देती बल्कि एक एक्शन प्लान देती है, जिससे आप अपनी पढ़ाई, अपनी प्रेजेंटेशन, अपने रूटीन और यहां तक कि अपने रेस्ट और रिलैक्सेशन को भी इस तरह से डिजाइन कर सकें कि वो आपके ब्रेन के साथ सिंक में हो। और अब यही लाइफ चेंजिंग किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर। हिंदी ऑडियो बुक चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एक नॉलेज मूवमेंट है। यहां हम आपको दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की ऑडियो समरी हिंदी में सुनाते हैं, वो भी उस अंदाज में जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाए। हमारा मकसद है कि आप सफर करते वक्त, वॉक करते हुए या रात को सोने से पहले भी अपने माइंड को फीड कर सकें, सही नॉलेज के साथ, सही इमोशंस के साथ। इस चैनल पर हम हर किताब को न सिर्फ समरी करते हैं बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी कहानियों को और उसकी सीख को इस तरह आपके सामने रखते हैं कि आप उसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बेहतर सोचे, बेहतर सीखे और तेज फैसले ले, तो जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक चैनल के साथ और सुनिए ब्रेन रूल्स की ये खास सीरीज, जिसमें हर रूल आपके माइंड को एक नई दिशा देगा और आपकी जिंदगी को एक नई ऊर्जा। चैप्टर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। आपने हमेशा सुना होगा कि एक्सरसाइज करना शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए भी उतना ही जरूरी है? जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स का पहला रूल यही है कि फिजिकल एक्टिविटी आपके ब्रेन की शक्ति को न केवल बढ़ाती है बल्कि उसे बेहतर तरीके से काम करने में मदद भी करती है। हमारे दिमाग का विकास ऐसे वातावरण में हुआ है जहां इंसान दिन भर शारीरिक गतिविधियों में लगा रहता था, जैसे कि चलना, दौड़ना,
शिकार करना या चीजें इकट्ठा करना। हमारे पूर्वज औसतन 10 से 20 किलोमीटर रोजाना चलते थे और इसी वजह से हमारा ब्रेन इस तरह से विकसित हुआ है कि वह शारीरिक गतिविधि के दौरान ज्यादा सक्रिय और तेज होता है। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम ज्यादातर समय बैठकर बिताते हैं, ऑफिस की कुर्सी पर, कंप्यूटर के सामने, मोबाइल हाथ में, जो हमारे दिमाग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे दिमाग की ऊर्जा कम हो जाती है, ध्यान भटकता है और सीखने की क्षमता घटती है। एक्सरसाइज करने से दिमाग में एक खास प्रकार का प्रोटीन रिलीज होता है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर यानी BDNF कहा जाता है। यह प्रोटीन न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाने में मदद करता है, नए न्यूरॉन बनाने को बढ़ावा देता है और मेमोरी तथा लर्निंग को सुधारता है। एक्सरसाइज के कारण ब्लड फ्लो बढ़ता है जिससे ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं जो दिमाग को अलर्ट और ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। जॉन मेडिना ने कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स का हवाला देते हुए बताया है कि जिन बच्चों को स्कूल में नियमित ब्रेक पर शारीरिक गतिविधि कराई गई, उनकी पढ़ाई में पकड़ बेहतर हुई, उनका व्यवहार सकारात्मक हुआ और उनकी फोकसिंग क्षमता भी बढ़ी। इसके विपरीत जो बच्चे लंबे समय तक बिना किसी शारीरिक गतिविधि के बैठे रहे, उनकी सीखने की क्षमता कम रही। एक्सरसाइज न केवल मेमोरी और फोकस को बढ़ाता है बल्कि डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि इससे ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे खुश रहने वाले केमिकल रिलीज होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज चले, आप नई बातें जल्दी सीखें और जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करें, तो रोजाना अपनी दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि को जरूर शामिल करें। चाहे वो सुबह जल्दी उठकर टहलना हो, जॉगिंग करना हो, योगा करना हो या कोई खेल खेलना हो, ये आदत आपके ब्रेन के लिए एक जबरदस्त बूस्ट साबित होगी और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। चैप्टर 2, स्ट्रीमलाइन योर फोकस। इस चैप्टर में जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। जब हम एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है और हम हर काम में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते जितना एक काम पर पूरा ध्यान देने पर कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक वक्त में केवल एक ही चीज पर पूरी तरह फोकस कर सकता है और बार बार ध्यान भटकने से काम की गुणवत्ता और याददाश्त दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। यहां तक कि जब हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तब भी हमारा दिमाग तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है, जिससे कंज्यूम्ड एनर्जी बढ़ती है और थकावट जल्दी आती है। जब हम लगातार किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ब्रेन उस काम को सीखने, समझने और याद रखने में ज्यादा प्रभावी होता है। जॉन मेडिना ने रिसर्च के जरिए बताया है कि ध्यान भटकने के कारण हम अपनी उत्पादकता का लगभग 50% तक खो देते हैं। कई बार हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों पर फोकस करके समय बर्बाद कर देता है, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया या आसपास की छोटी आवाजें। इसलिए फोकस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम के समय ध्यान भटकाने वाले सभी तत्वों को दूर रखें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई या कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखें, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें और एक शांत वातावरण में काम करें। साथ ही लगातार लंबे समय तक काम करना भी सही नहीं होता, क्योंकि ब्रेन को आराम की जरूरत होती है। इसलिए 25 से 30 मिनट के काम के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है, ताकि आपका दिमाग रिफ्रेश हो सके। यह चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि कैसे हम अपने दिमाग की फोकस पावर को ट्रेन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान केंद्रित करने की आदत डालते हैं, हमारा ब्रेन इसे बेहतर तरीके से संभालने लगता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एक्सरसाइज और स्लीप की अच्छी क्वालिटी भी फोकस बढ़ाने में मददगार होती है। अंत में जॉन मेडिना बताते हैं कि ध्यान और फोकस को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सीमित करना, फिजिकल एक्टिविटी करना और पर्याप्त नींद लेना शामिल है। यही उपाय हमें ज्यादा प्रोडक्टिव, रचनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएंगे। चैप्टर 3, एस प्लीज मूव योर बॉडी टू हार्डवायर योर ब्रेन। इस चैप्टर में जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम शारीरिक गतिविधि करते हैं
तो हमारे ब्रेन में न केवल एनर्जी बढ़ती है बल्कि नई यादें बनाना, सीखना और सोचने की क्षमता भी बेहतर होती है। ये सब इसलिए क्योंकि शरीर की मूवमेंट ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत करती है। हमारा दिमाग हार्डवायर होता है, यानी उसकी कार्यप्रणाली हमारे अनुभवों और आदतों के आधार पर बनती और बदलती रहती है। इसीलिए अगर हम अपनी बॉडी को सक्रिय रखते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क बेहतर बनते हैं, जिससे हमारी सोचने समझने की क्षमता और याददाश्त मजबूत होती है। जॉन मेडिना बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि से ब्रेन में नए न्यूरॉन बनने की प्रक्रिया यानी न्यूरोजेनेसिस बढ़ती है, खासकर हिप्पोकैम्पस नाम के क्षेत्र में जो मेमोरी और सीखने के लिए जिम्मेदार होता है। इस वजह से जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं उनकी मेमोरी बेहतर होती है और वे नई जानकारी जल्दी याद रख पाते हैं। इस चैप्टर में एक दिलचस्प रिसर्च का जिक्र किया गया है जिसमें बच्चों को पढ़ाई के दौरान एक्सरसाइज के साथ पढ़ाया गया। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज के साथ पढ़ाई की उनके सीखने का स्तर उन बच्चों से कहीं बेहतर निकला जिन्होंने सिर्फ बैठकर पढ़ाई की। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि से मूड भी बेहतर होता है क्योंकि यह ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुश रहने वाले केमिकल रिलीज करता है जो डिप्रेशन और तनाव को कम करते हैं। जॉन मेडिना इस चैप्टर में यह भी बताते हैं कि हार्डवायरिंग का मतलब है कि हम जो आदतें और व्यवहार बार बार करते हैं वे हमारे दिमाग के नेटवर्क में गहराई से बस जाते हैं और इन्हें बदलना मुश्किल होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन तेज और स्मार्ट बने तो हमें अपनी बॉडी को नियमित रूप से मूव करना होगा ताकि हम अच्छे हार्डवेयर जैसा ब्रेन बना सकें। इसीलिए रोजाना एक्सरसाइज करना, योगा करना या कोई भी शारीरिक गतिविधि करना न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे दिमाग के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इससे हमारा ब्रेन तंदुरुस्त रहता है, हम बेहतर सोच पाते हैं और जिंदगी में नए चैलेंजेस को आसानी से सामना कर पाते हैं। चैप्टर 4 वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। इस चैप्टर में जॉन मेडिना हमें ध्यान यानी अटेंशन की असलियत समझाते हैं और ये बताते हैं कि हमारा दिमाग किस तरह ध्यान देता है और किस चीज को नजरअंदाज करता है। ध्यान देने की क्षमता हमारे दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है, लेकिन यह शक्ति सीमित और संवेदनशील होती है। हमारा ब्रेन हर पल अनगिनत इनपुट्स को स्कैन करता है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो नई, दिलचस्प या इमोशनल होती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज बोरिंग या रिपीटेटिव हो तो हमारा ब्रेन उस पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता। जॉन मेडिना बताते हैं कि जब हम किसी लेक्चर, प्रेजेंटेशन या क्लास में बैठे होते हैं और वह कंटेंट हमें उबाऊ लगता है तो हमारा ध्यान बार बार भटकता है क्योंकि हमारा ब्रेन हर 10 मिनट में स्टिमुलेशन चाहता है। अगर कोई व्यक्ति बिना उतार चढ़ाव के एक ही टोन में लगातार बोले या स्क्रीन पर स्लाइड्स एक जैसे चलती रहें तो ब्रेन अलर्टनेस खो देता है। यही कारण है कि पढ़ाई, ट्रेनिंग या कम्युनिकेशन के दौरान ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए नई जानकारी, इमोशनल कहानियां या विजुअल बदलाव शामिल करना जरूरी होता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब कोई जानकारी हमारी इमोशन से जुड़ती है तो ब्रेन उसे ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। यही कारण है कि हमें वो बातें ज्यादा याद रहती हैं जिनमें कोई भावनात्मक पहलू जुड़ा होता है, जैसे कोई दुखद घटना, प्रेरणादायक कहानी या कोई मजेदार पल। जॉन मेडिना कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों पर ध्यान दें तो हमें उनके ब्रेन को बार बार जगाते रहना होगा। इसके लिए हमें हर 10 मिनट में किसी तरह का बदलाव लाना चाहिए, जैसे कोई कहानी सुनाना, मजेदार उदाहरण देना या कोई सवाल पूछना, जिससे ऑडियंस का दिमाग एक्टिव बना रहे। इस चैप्टर का एक और अहम पहलू है मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन। जब हम कोई जानकारी सिर्फ सुनते हैं तो उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन अगर वही जानकारी हमें सुनने, देखने और महसूस करने को एक साथ मिले तो हमारा ब्रेन उस पर ज्यादा ध्यान देता है और उसे बेहतर तरीके से समझता है। इसलिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए टेक्स्ट, इमेज, वॉयस और फिजिकल एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। अंत में जॉन मेडिना ये समझाते हैं कि अटेंशन सिर्फ इंफॉर्मेशन इनटेक का हिस्सा नहीं बल्कि वो दरवाजा है जिससे होकर सारी जानकारी हमारे ब्रेन में दाखिल होती है। अगर ये दरवाजा ही बंद हो गया यानी ध्यान नहीं दिया गया
तो कोई भी जानकारी ब्रेन में नहीं टिकेगी। इसीलिए चाहे आप पढ़ा रहे हों, सीख रहे हों या किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो, सबसे पहले उसका ध्यान खींचिए, उसे बनाए रखिए और फिर जानकारी दीजिए। तभी दिमाग उसे स्वीकार करेगा और याद रख पाएगा। चैप्टर 5 रिपीट टू रिमेंबर। इस चैप्टर में जॉन मेडिना हमें याददाश्त के विज्ञान को विस्तार से समझाते हैं। वो बताते हैं कि हमारा ब्रेन किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे बार बार दोहराने की मांग करता है। एक बार कोई चीज पढ़ लेने या सुन लेने से वह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाती, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। लेकिन अगर हम उसी जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो हमारा ब्रेन उसे महत्वपूर्ण मानता है और उसे दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। मेडिना के अनुसार हमारा दिमाग एक स्पेस रिपीटेशन सिस्टम की तरह काम करता है। इसका मतलब यह है कि हम जितनी बार और जितने अंतराल पर किसी जानकारी को दोहराते हैं, वह उतनी ही गहराई से हमारे दिमाग में बैठती जाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो शुरुआत में शब्द याद करना मुश्किल होता है, लेकिन बार बार बोलने, सुनने और इस्तेमाल करने से वही शब्द हमारी स्मृति का हिस्सा बन जाते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि मेमोरी 2 चरणों में काम करती है। पहला है एनकोडिंग, जिसमें ब्रेन किसी जानकारी को रिकॉर्ड करता है, और दूसरा है रिट्रीवल, जिसमें हम उस जानकारी को दोबारा याद करते हैं। रिपीटेशन इन दोनों प्रक्रियाओं को मजबूत करता है। जब हम कोई बात बार बार दोहराते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन यानी सिनेप्सिस और मजबूत होते जाते हैं और वही जानकारी हमारे दिमाग में स्थायी रूप से बस जाती है। जॉन मेडिना यह भी बताते हैं कि रिपीटेशन का असर उस समय और तरीके पर भी निर्भर करता है जिससे हम दोहराव करते हैं। लगातार एक ही समय में कई बार दोहराने की बजाय अगर हम अलग अलग समय पर थोड़ा थोड़ा दोहराएं तो हमारा ब्रेन ज्यादा प्रभावी तरीके से उस जानकारी को याद रखता है। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं और यह मेमोरी को मजबूत करने का सबसे कारगर तरीका माना जाता है। यह चैप्टर इस बात पर भी रोशनी डालता है कि केवल पढ़ने या सुनने से बेहतर होता है अगर हम जानकारी को लिखें, बोलें या पढ़ाकर दोहराएं। जब हम किसी बात को किसी और को समझाते हैं तो हम खुद भी उसे और अच्छे से समझते हैं और याद रखते हैं। इसी को टीचिंग टू लर्न कहा जाता है और यह रिपीट टू रिमेंबर के सिद्धांत को और अधिक प्रभावी बनाता है। जॉन मेडिना स्कूलों, कॉलेजों और कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स को यह सलाह देते हैं कि वो रिपीटेशन को अपने सिलेबस और प्रेजेंटेशन में शामिल करें। सिर्फ एक बार पढ़ाने से स्टूडेंट्स या कर्मचारी लंबे समय तक कुछ याद नहीं रख सकते, बल्कि उन्हें नियमित अंतराल पर पुरानी चीजें याद दिलाना जरूरी होता है। इसी तरह अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी नई आदत को विकसित करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ एक बार अपनाना काफी नहीं होता। हमें उसे हर दिन दोहराना होता है ताकि वह आदत बन सके और दिमाग में उसकी जगह पक्की हो सके। इसलिए मेडिना के अनुसार रिपीटेशन सिर्फ मेमोरी नहीं बल्कि बदलाव की नींव है। अगर आप कुछ याद रखना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं या अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दोहराव को अपनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाना होगा। रिपीटेशन ही वो पुल है जो जानकारी को अनुभव में बदलता है और ज्ञान को जीवन का हिस्सा बना देता है। चैप्टर 6 रिमेंबर टू रिपीट। इस चैप्टर में जॉन मेडिना हमें मेमोरी के दूसरे महत्वपूर्ण पक्ष से रूबरू कराते हैं। जब हमने कुछ सीख लिया और उसे दिमाग में स्टोर कर लिया तो उसे दोबारा कैसे याद किया जाए, यानी रिट्रीव कैसे किया जाए। वो बताते हैं कि मेमोरी केवल जानकारी को दिमाग में भर लेने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है उस जानकारी को वक्त आने पर वापस निकाल पाना। यही वजह है कि कई बार हम जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन इंटरव्यू, परीक्षा या किसी जरूरी मौके पर याद नहीं कर पाते। इसका कारण है कि हमने रिमेंबर करने की यानी रिट्रीवल की प्रैक्टिस नहीं की होती। जॉन मेडिना समझाते हैं कि हमारे दिमाग में जो भी जानकारी स्टोर होती है वह एक पैटर्न के जरिए स्टोर होती है। हर अनुभव, हर जानकारी एक न्यूरल नेटवर्क बनाती है और उस नेटवर्क को दोबारा एक्टिवेट करना ही रिट्रीवल कहलाता है। लेकिन अगर उस नेटवर्क को समय समय पर एक्टिवेट नहीं किया गया तो वो कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं
और जानकारी गुम हो जाती है। इसलिए सिर्फ दोहराना यानी रिपीट करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें खुद को टेस्ट करते रहना चाहिए ताकि दिमाग उस जानकारी को रिट्रीव करना सीखे। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं और यह याददाश्त को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है कि हम बिना किसी मदद के खुद से कोशिश करें कि हम क्या याद रख पाए हैं। जैसे कोई चैप्टर पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछना, लिखना या किसी को वो जानकारी समझाना। जॉन मेडिना ये भी बताते हैं कि जब हम कोई जानकारी रिट्रीव करते हैं तो हमारा दिमाग उसे फिर से मजबूत करता है। हर बार रिट्रीवल करने से वो मेमोरी और भी पक्की होती जाती है। इसे रिट्रीवल स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई कविता बार बार याद करने की कोशिश करते हैं तो शुरू में अटकते हैं, लेकिन हर बार कोशिश करने से वो ज्यादा गहराई से दिमाग में बस जाती है। मेडिना यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब हम किसी बात को सिर्फ बार बार पढ़ते हैं तो वह एक पैसिव तरीका होता है जिसमें दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता। लेकिन जब हम खुद को एक्टिव रिकॉल से चुनौती देते हैं तो दिमाग की कोशिकाएं अधिक सक्रिय होती हैं और मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदलने लगती है। यही कारण है कि सेल्फ टेस्टिंग, फ्लैश कार्ड्स या टीचिंग अदर्स जैसे तरीकों से सीखना ज्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा मेडिना यह भी बताते हैं कि रिट्रीवल की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए हम जानकारी को अलग अलग संदर्भों में रिट्रीव करें, यानी हर बार एक ही जगह या समय पर नहीं बल्कि अलग अलग माहौल में, ताकि जानकारी एक से ज्यादा संदर्भों से जुड़ जाए और याद रखना और आसान हो जाए। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई के साथ साथ रेगुलर टेस्ट, रिवीजन क्विज और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करवाई जानी चाहिए ताकि छात्र सिर्फ रटने के बजाय रिट्रीव करने की कला सीख सकें। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम किसी भी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, म्यूजिक हो या कोई टेक्निकल नॉलेज, तो हमें सिर्फ सीखने और दोहराने पर नहीं बल्कि उसे याद करने की, उसका अभ्यास करने की आदत डालनी होगी। क्योंकि असली याददाश्त वही है जो जरूरत के समय सामने आ जाए, और वो तभी मुमकिन है जब हमने उसे रिट्रीव करने की प्रैक्टिस की हो। इसलिए मेडिना के अनुसार लर्न करने के बाद रिपीट जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है रिमेंबर करके रिपीट करना। जब हम जानकारी को याद करके बाहर निकालने की प्रक्रिया में बार बार खुद को डालते हैं, तभी वो ज्ञान हमारे भीतर गहराई से बसता है और सही वक्त पर हमारी मदद करता है। यही है असली सीखने का विज्ञान। चैप्टर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। इस चैप्टर में जॉन मेडिना हमें नींद और ब्रेन के बीच के गहरे रिश्ते को समझाते हैं। वो बताते हैं कि हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है जो 24 घंटे लगातार एक ही स्तर पर काम कर सकता है, बल्कि यह एक जटिल जैविक प्रणाली है जिसे ठीक से काम करने के लिए पर्याप्त और गुणवत्ता वाली नींद की जरूरत होती है। अगर हम नींद से समझौता करते हैं तो सबसे पहले असर हमारे सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। मेडिना बताते हैं कि नींद केवल शरीर को आराम देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस दौरान हमारा दिमाग बहुत गहराई से सक्रिय होता है। जब हम सोते हैं तब ब्रेन पूरे दिन की जानकारी को छांटता है, उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है, बेकार जानकारी को हटा देता है और न्यूरल कनेक्शंस को रीऑर्गेनाइज करता है। इसे हम मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। यानी अगर आपने कुछ सीखा है लेकिन अच्छी नींद नहीं ली, तो संभावना है कि वह जानकारी आपके दिमाग में टिके ही नहीं। यह चैप्टर इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि नींद की कमी से हमारी एकाग्रता, निर्णय क्षमता और इमोशनल कंट्रोल बुरी तरह प्रभावित होते हैं। जब हम नींद पूरी नहीं करते तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा होता है, धीमा पड़ने लगता है, और दूसरी तरफ अमिगडाला, जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करता है, अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। इसका परिणाम होता है चिड़चिड़ापन, तनाव और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। मेडिना कई रिसर्च स्टडीज के जरिए यह दिखाते हैं कि अगर किसी इंसान ने रात भर नींद नहीं ली तो उसकी परफॉर्मेंस उस इंसान से भी खराब हो जाती है जिसने अल्कोहल पी रखी हो। यानी नींद की कमी का असर
हमारे सोचने के स्तर पर उतना ही खतरनाक होता है जितना शराब का। इसके बावजूद आज की तेज भागती दुनिया में लोग नींद को एक बाधा मानते हैं, एक वेस्ट ऑफ टाइम की तरह। लेकिन मेडिना इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं और कहते हैं कि नींद हमारी प्रोडक्टिविटी की रीढ़ है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि नींद का स्ट्रक्चर कैसे होता है। नींद कई स्टेज में आती है, एनआरएम और आरएम। एनआरएम के दौरान शरीर गहरी नींद में होता है और फिजिकल रिकवरी होती है, जबकि आरएम स्टेज में दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और यहीं पर सपने आते हैं। आरएम नींद खासतौर पर सीखने, क्रिएटिव थिंकिंग और इमोशनल बैलेंस के लिए बेहद जरूरी है। मेडिना यह सुझाव देते हैं कि अगर हम अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। साथ ही दिन में 20 मिनट की एक नैप भी दिमाग को रीसेट करने का कमाल कर सकती है। कई रिसर्च यह दिखाती हैं कि जो लोग दोपहर में छोटी झपकी लेते हैं, उनकी याददाश्त, ध्यान और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उन लोगों से कहीं बेहतर होती हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। मेडिना स्कूलों और ऑफिसों को यह सलाह देते हैं कि वे नींद को प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं बल्कि साथी माने। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की शुरुआत देर से होनी चाहिए ताकि वे पर्याप्त नींद ले सकें, और कर्मचारी अगर चाहे तो ऑफिस में रेस्ट जोन का प्रयोग कर सकें, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग ना तो सीख सकता है, ना सोच सकता है और ना ही सृजन कर सकता है। इस चैप्टर के अंत में मेडिना एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप वाकई स्मार्ट बनना चाहते हैं तो पहले सोइए, क्योंकि नींद सिर्फ थकान मिटाने का तरीका नहीं बल्कि हमारे ब्रेन को रिचार्ज करने, रीऑर्गेनाइज करने और परफॉर्मेंस को बेहतर करने का नेचुरल सिस्टम है। बिना अच्छी नींद के हम चाहे जितना पढ़ें, सीखें या मेहनत करें, वो सब अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगर हम वाकई वेल थिंक करना चाहते हैं तो पहले वेल स्लीप करना सीखना होगा। चैप्टर 8, स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। इस चैप्टर में जॉन मेडिना इस गहरी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं कि जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है तो उसकी लर्निंग और परफॉर्मेंस की क्षमता बदल जाती है, और अक्सर यह बदलाव नकारात्मक होता है। वो कहते हैं कि स्ट्रेस केवल एक इमोशनल अनुभव नहीं है बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर पर एक जैविक हमला है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जिससे उसकी लर्निंग, याददाश्त और डिसीजन मेकिंग क्षमताएं प्रभावित होती हैं। मेडिना समझाते हैं कि स्ट्रेस के समय हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हमें अलर्ट बनाता है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बना रहता है तो यह हमारे ब्रेन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हिप्पोकैम्पस पर बुरा असर डालता है। हिप्पोकैम्पस वह हिस्सा है जो नई जानकारी को स्टोर करता है और हमें चीजें याद रखने में मदद करता है। यानी अगर स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो यह मेमोरी को सीधे तौर पर कमजोर कर देता है। मेडिना इसे एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके घर का माहौल तनावपूर्ण है। माता पिता की लड़ाई, आर्थिक तंगी या भावनात्मक अस्थिरता। ऐसे माहौल में बच्चा जितनी भी कोशिश कर ले, उसका दिमाग सुरक्षित महसूस नहीं करता, और जब दिमाग असुरक्षित होता है तो उसका पहला फोकस लर्निंग नहीं बल्कि बचाव, सर्वाइवल होता है। यही कारण है कि बहुत से बच्चे स्कूल में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि वे मानसिक रूप से सीखने की स्थिति में होते ही नहीं। मेडिना बताते हैं कि यह केवल बच्चों तक सीमित नहीं है। ऑफिस में काम करने वाले वयस्क अगर लगातार दबाव में रहते हैं तो उनकी क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोडक्टिविटी में भारी गिरावट आती है। जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो यह हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हम फैसले लेने में भ्रमित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इस चैप्टर में मेडिना यह भी बताते हैं कि हर प्रकार का स्ट्रेस नुकसानदायक नहीं होता। कभी कभी अल्पकालिक तनाव, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, हमें फोकस करने और बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। इसे गुड स्ट्रेस कहा जाता है। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहे बिना किसी समाधान या सपोर्ट सिस्टम के, तब यह टॉक्सिक स्ट्रेस बन जाता है और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। वो यह भी कहते हैं कि जिन लोगों के पास भावनात्मक सपोर्ट होता है, जैसे दोस्त, परिवार या सहायक शिक्षक, उनका दिमाग तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाता है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सामाजिक संबंध, एक्सरसाइज, ध्यान और खुलकर बातचीत करना बेहद जरूरी है। जब हम अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहते हैं तो दिमाग में सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को बैलेंस करने में मदद करते हैं। मेडिना स्कूलों और ऑफिसों को यह सलाह देते हैं कि वे सिर्फ शिक्षा या काम के नतीजों पर ध्यान न दें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि माहौल सहयोगपूर्ण और भावनात्मक रूप से सुरक्षित हो, क्योंकि डर, दबाव और आलोचना से भरा माहौल किसी को बेहतर नहीं बना सकता। हमें ऐसे वातावरण की जरूरत है जहां लोग सुरक्षित महसूस करें, गलतियां करने की इजाजत हो और उनका मनोबल लगातार मजबूत किया जाए। इस चैप्टर का सार यह है कि एक तनावग्रस्त दिमाग ना तो पूरी तरह सीख सकता है, ना सोच सकता है और ना ही आगे बढ़ सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग बेहतर काम करे तो हमें सबसे पहले उसे सुरक्षित, शांत और संतुलित बनाना होगा, क्योंकि जैसा मेडिना कहते हैं, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। मतलब जब दिमाग पर तनाव का बोझ होता है तो वह सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता, और यह जानना, समझना और इस पर काम करना ही किसी भी शिक्षा या विकास की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 9 सेंस की स्टेबिलिटी फीमेल्स और मेल्स में अलग होती है। इस चैप्टर में जॉन मेडिना हमें ब्रेन के एक ऐसे फैक्ट से रूबरू कराते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, मेल और फीमेल ब्रेन के बीच का फर्क। वह बताते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन केवल दिखने में नहीं बल्कि काम करने के तरीके में भी अलग होते हैं, और ये अंतर बहुत गहरे होते हैं। सबसे पहले वो इस बात पर रोशनी डालते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन की संरचना और हार्मोनल इन्फ्लुएंस एक दूसरे से अलग होती है। उदाहरण के तौर पर मेल्स के ब्रेन में अमिगडाला यानी इमोशनल मेमोरी से जुड़ा हिस्सा ज्यादा बड़ा होता है, जबकि फीमेल्स का ब्रेन दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर्स के बीच बेहतर कनेक्शन बनाता है, जिससे उनकी मल्टीटास्किंग और इमोशनल सेंसिटिविटी बेहतर होती है। मेडिना यह भी बताते हैं कि ये जैविक अंतर किस तरह व्यवहार, सोचने के तरीके और यहां तक कि सीखने के पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मेल्स अक्सर स्पेशल टास्क्स में बेहतर होते हैं, जैसे नेविगेशन या ऑब्जेक्ट रोटेशन, जबकि फीमेल्स भाषा, इमोशनल एक्सप्रेशन और फाइन मोटर स्किल्स में ज्यादा कुशल होती हैं। चैप्टर में एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु ये है कि स्ट्रेस के प्रति मेल और फीमेल ब्रेन की प्रतिक्रिया भी अलग होती है। मेल्स का ब्रेन स्ट्रेस के समय फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जबकि फीमेल्स टेंड एंड बीफ्रेंड रिस्पॉन्स दिखाती हैं, यानी वे देखभाल करती हैं और संबंधों की ओर आकर्षित होती हैं। यह फर्क मुख्य रूप से हार्मोनल है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रमुख होता है, जबकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। मेडिना इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये अंतर कोई एक को दूसरे से बेहतर नहीं बनाते, बल्कि यह समझना जरूरी है कि दोनों ब्रेन अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर हम एजुकेशन या वर्क प्लेस में इन बारीकियों को समझें और उनके अनुसार माहौल तैयार करें तो हम सभी को बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि एक क्लासरूम में अगर मेल्स को ज्यादा मूवमेंट और एक्सप्लोरेशन का मौका मिले और फीमेल्स को इमोशनल कनेक्शन और वर्बल एक्सप्रेशन की स्पेस मिले तो दोनों ही ग्रुप्स बेहतर सीख सकते हैं। मेडिना यह भी बताते हैं कि सेंस की स्टेबिलिटी यानी हमारी इंद्रियों का अपने वातावरण को कैसे प्रोसेस करना भी मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पर फीमेल्स की सूंघने की क्षमता मेल्स से ज्यादा तेज होती है, वहीं मेल्स की विजुअल प्रोसेसिंग अधिक तेज हो सकती है। इस तरह के फर्क हमारी रोजमर्रा की सोच, व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमें मेल और फीमेल ब्रेन को एक ही पैमाने पर न आंकना चाहिए और न ही एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। अगर हम इन बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल अंतर को समझें और स्वीकार करें तो हम न केवल ज्यादा प्रभावी शिक्षक, पेरेंट्स या लीडर्स बन सकते हैं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने वाले इंसान भी बन सकते हैं। मेडिना का मानना है कि जब हम इन अंतर को समझकर अपने वातावरण, शिक्षा पद्धति और संवाद के तरीके को ढालते हैं, तब हम सबकी ग्रोथ को ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों की अपनी अनूठी ताकतें हैं और अगर उन्हें समझदारी से पहचाना और इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी टीम, क्लासरूम
या परिवार की सफलता और सामंजस्य को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। चैप्टर 10 विजुअल्स आर सीन्स फॉर ब्रेन। जॉन मेडिना इस चैप्टर में एक बेहद प्रभावशाली सिद्धांत को उजागर करते हैं। हमारा दिमाग शब्दों की तुलना में विजुअल्स को कहीं ज्यादा तेजी और मजबूती से प्रोसेस करता है। वह साफ कहते हैं कि विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, यानी हमारी दृष्टि, हमारी देखने की क्षमता सभी इंद्रियों पर हावी है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो वह हमारे दिमाग में कहीं गहराई से और स्थायित्व के साथ दर्ज हो जाती है, बनिस्बत उस चीज को सिर्फ सुनने या पढ़ने के। मेडिना के अनुसार हमारे मस्तिष्क के लगभग आधे हिस्से यानी 50% से ज्यादा का संबंध किसी न किसी तरह से विजुअल प्रोसेसिंग से होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट, तस्वीर या मूवमेंट को देखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक विस्फोट सा होता है। न्यूरॉन्स तेजी से एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन तुरंत उस इमेज से जुड़ी मेमोरी, भावना और प्रतिक्रिया को एक साथ प्रोसेस करता है। यही वजह है कि हम किसी फिल्म के सीन को सालों तक याद रखते हैं, लेकिन उसी सीन का कोई डायलॉग या टेक्स्ट कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। मेडिना ने एक बेहद दिलचस्प प्रयोग का जिक्र किया जिसमें दो ग्रुप्स को एक ही जानकारी दी गई, एक को सिर्फ शब्दों के जरिए और दूसरे को शब्दों के साथ विजुअल्स के जरिए। परिणाम ये निकला कि विजुअल्स के साथ लर्न करने वाला ग्रुप उस जानकारी को 55% तक लंबे समय तक याद रख पाया, जबकि सिर्फ शब्दों से पढ़ने वाला ग्रुप कुछ ही दिनों में उसे लगभग भूल चुका था। यानी जब हम किसी प्रेजेंटेशन, क्लासरूम या मीटिंग में जानकारी को विजुअल सपोर्ट के साथ पेश करते हैं, जैसे चार्ट्स, ग्राफिक्स, इमेजेस या वीडियो, तो हम उस जानकारी को ज्यादा प्रभावशाली और यादगार बना सकते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि ब्रेन को विजुअल्स इसीलिए इतने पसंद हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से प्रोसेस होते हैं। एक शब्द को पढ़ने में जहां माइक्रोसेकंड्स लगते हैं, वहीं एक इमेज को समझने और दिमाग में स्टोर करने में उससे कहीं कम समय लगता है। और खास बात यह है कि विजुअल मेमोरी इमोशनल मेमोरी से भी जुड़ी होती है। अगर कोई इमेज हमें भावनात्मक रूप से झकझोरती है तो वह और भी गहराई से हमारे दिमाग में बैठ जाती है। मेडिना यह भी बताते हैं कि ब्रेन एक नेचुरल स्टोरी टेलर है और जब वह किसी तस्वीर को देखता है तो वह अपने आप ही उससे जुड़ी कहानी बनाने लगता है। इसलिए अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ टेक्स्ट या बुलेट पॉइंट से समझाएं तो ब्रेन जल्दी बोर हो जाता है, लेकिन अगर उसी कॉन्सेप्ट को किसी कहानी और विजुअल्स के जरिए समझाएं तो वह तुरंत जुड़ जाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि विजुअल्स को किसी भी प्रकार की लर्निंग, प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को समझें, याद रखें और उस पर प्रतिक्रिया दें, तो हमें उन्हें दिखाना होगा, सिर्फ बताना नहीं। जब ब्रेन को देखने को कुछ दिलचस्प और मतलब भरा मिलता है, तभी वह ध्यान देता है, गहराई से सोचता है और याद रखता है। चैप्टर 11 म्यूजिक बूस्ट्स कॉग्निशन। जॉन मेडिना इस चैप्टर में म्यूजिक और ब्रेन के रिश्ते पर रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि म्यूजिक हमारे दिमाग की कार्यक्षमता यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बेहतर बना सकता है। म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे ब्रेन की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली और यहां तक कि सीखने की क्षमता को भी गहराई से प्रभावित करता है। जब कोई बच्चा बचपन में म्यूजिक की ट्रेनिंग लेता है तो उसके ब्रेन में ऐसे बदलाव होते हैं जो उसकी भाषा समझने, गणित में अच्छा करने और यहां तक कि भावनाओं को बेहतर तरीके से पहचानने और नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मेडिना के अनुसार म्यूजिक हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर्स को एक साथ सक्रिय करता है, जिससे न्यूरॉन्स के बीच बेहतर कनेक्शन बनते हैं और ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। खासकर जब कोई व्यक्ति पियानो या वायलिन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखता है तो उसका ब्रेन उन फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करता है जिनका सीधा संबंध प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और डिसीजन मेकिंग से होता है। एक रिसर्च का हवाला देते हुए मेडिना बताते हैं कि जिन बच्चों ने 4 साल तक म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने एकेडमिक परफॉर्मेंस में उन बच्चों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने स्पेशियल टेम्पोरल स्किल्स यानी स्पेस और टाइम से जुड़ी जानकारी को समझने की क्षमता में भी अधिक ग्रोथ दिखाई। ये स्किल्स खासकर गणित, इंजीनियरिंग
और साइंस जैसे विषयों में बेहद जरूरी मानी जाती हैं। मेडिना ये भी बताते हैं कि म्यूजिक केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी फायदेमंद होता है। म्यूजिक सुनने से मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है और ब्रेन में डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जिससे फोकस और क्रिएटिविटी में सुधार होता है। कई केस स्टडीज में यह भी पाया गया है कि म्यूजिक थेरेपी डिप्रेशन, एंजाइटी और अल्जाइमर जैसे मानसिक रोगों में सुधार लाने में मददगार रही है। हमारे ब्रेन को पैटर्न्स पसंद होते हैं और म्यूजिक पैटर्न्स का सबसे सुंदर रूप है। जब हम कोई ट्यून सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसका पैटर्न पकड़ता है और बार बार दोहराने से वह स्थायी याददाश्त का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि हम कोई पुराना गाना सुनते ही उस समय से जुड़ी यादों में खो जाते हैं। वो गाना जैसे ही बजता है, हमारी ब्रेन की एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस एक्टिवेट हो जाते हैं और हम दोबारा वही इमोशंस महसूस करने लगते हैं। मेडिना इस चैप्टर के अंत में यह भी सुझाव देते हैं कि अगर हम अपने बच्चों के संपूर्ण ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करना चाहते हैं तो उन्हें बचपन से ही म्यूजिक के साथ जोड़ना चाहिए। और अगर हम खुद भी अपने दिमाग को अधिक संतुलित, तेज और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना चाहते हैं तो म्यूजिक को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। इससे न केवल हमारा मूड सुधरेगा बल्कि हम जिंदगी की जटिलताओं को भी ज्यादा सहजता से हैंडल कर पाएंगे। चैप्टर 12 स्ट्रेस सीरियसली हार्म्स योर ब्रेन। जॉन मेडिना इस चैप्टर में तनाव यानी स्ट्रेस के हमारे दिमाग पर पड़ने वाले गहरे और गंभीर प्रभावों को विस्तार से समझाते हैं। वह कहते हैं कि स्ट्रेस केवल हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करता बल्कि यह सीधे तौर पर हमारे ब्रेन की संरचना और उसकी कार्यक्षमता को भी नुकसान पहुंचाता है। खासकर अगर स्ट्रेस लगातार और लंबे समय तक बना रहे तो इसका असर हमारे मेमोरी सिस्टम, सीखने की क्षमता और इमोशनल कंट्रोल पर बेहद नकारात्मक होता है। मेडिना बताते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है जो कि शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है। यह हार्मोन अस्थायी रूप से हमारे ब्रेन की कुछ क्रियाओं को बंद कर देता है ताकि हम तुरंत खतरे का सामना कर सकें। लेकिन अगर यह कोर्टिसोल लगातार उच्च स्तर पर बना रहे तो यह हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाता है जो हमारी लर्निंग और मेमोरी के लिए जिम्मेदार ब्रेन का हिस्सा है। इसका मतलब यह हुआ कि अत्यधिक और लगातार तनाव से हमारा ब्रेन कमजोर हो जाता है। हम नई जानकारी को याद रखने और उसे प्रोसेस करने में असमर्थ हो जाते हैं। साथ ही स्ट्रेस के कारण हमारी इमोशनल कंट्रोल की क्षमता भी घट जाती है, जिससे हम अधिक जल्दी गुस्सा, घबराहट या डिप्रेशन जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। मेडिना ने कई रिसर्च और स्टडीज का हवाला देते हुए बताया है कि बच्चों और वयस्कों दोनों में लंबे समय तक चलने वाले तनाव से ब्रेन की ग्रोथ रुक जाती है और न्यूरॉन्स की संख्या भी कम हो सकती है। खासकर बच्चों में जो स्ट्रेस में रहते हैं, उनका ब्रेन सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता, जिससे उनकी सीखने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि तनाव का असर सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार स्ट्रेस से हृदय रोग, डायबिटीज और अन्य कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मेडिना जोर देते हैं कि तनाव को गंभीरता से लेना चाहिए और उसे नियंत्रित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां अपनानी चाहिए। वह सुझाव देते हैं कि तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद बहुत जरूरी है। इसके अलावा सामाजिक सपोर्ट सिस्टम जैसे परिवार और दोस्तों से बात करना भी स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। मेडिना इस चैप्टर में यह बात भी स्पष्ट करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन स्वस्थ और सक्रिय रहे तो हमें अपने तनाव के स्तर पर लगातार नजर रखनी होगी और समय समय पर ब्रेक लेकर खुद को रिचार्ज करना होगा। स्ट्रेस को नजरअंदाज करना या इसे बढ़ने देना हमारे ब्रेन के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना हमारी बुद्धिमानी है। इस तरह चैप्टर 12 हमें यह सिखाता है कि तनाव कोई मामूली समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे ब्रेन और पूरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे समझना और नियंत्रण में रखना हमारी मानसिक सेहत और सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी है। ब्रेन रूल्स। जॉन मेडिना की यह किताब हमारे दिमाग की अद्भुत क्षमता और उसके काम करने के तरीके को गहराई से समझने का एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत है। यह किताब न्यूरोसाइंस के वैज्ञानिक तथ्यों को इतनी सरल, रोचक
और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत करती है कि पढ़ने या सुनने वाला हर व्यक्ति आसानी से अपने दिमाग के काम करने के नियमों को समझकर उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकता है। किताब के 12 नियम हमारे दिमाग की कार्य प्रणाली, सीखने की प्रक्रिया, याददाश्त, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, तनाव को मैनेज करने के तरीके और मस्तिष्क की विभिन्न गतिविधियों को समझाने में मदद करते हैं। जॉन मेडिना ने इस किताब में यह स्पष्ट किया है कि हमारा ब्रेन कैसे पैटर्न पसंद करता है, क्यों नींद महत्वपूर्ण है, म्यूजिक हमारे ब्रेन को कैसे मजबूत बनाता है और तनाव हमारे दिमाग को कैसे नुकसान पहुंचाता है। यह ज्ञान सिर्फ अकादमिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत विकास और बेहतर जीवन जीने के लिए भी बेहद उपयोगी है। ब्रेन रूल्स हमें सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग के इन नियमों का पालन करें तो हम न केवल बेहतर सीख सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बना सकते हैं और अपने कार्यों में अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। यह हिंदी ऑडियो बुक संस्करण आपके लिए इस ज्ञान को और भी सुलभ, सरल और रोचक बना देता है। हिंदी भाषा में सुनने से आप किताब के हर चैप्टर को अपनी समझ के करीब पाएंगे और उसमें दिए गए वैज्ञानिक तथ्यों और सुझावों को आसानी से अपने जीवन में उतार सकेंगे। चाहे आप घर में हों, यात्रा पर हों, काम के दौरान हों या आराम कर रहे हों, यह ऑडियो बुक आपके ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगी। हम कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर को विस्तार से, जीवन के उदाहरणों के साथ और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि आपकी सीखने की प्रक्रिया और भी प्रभावशाली और यादगार बन जाए। ब्रेन रूल्स की यह हिंदी ऑडियो बुक आपके दिमाग को नई समझ, नई ऊर्जा और नई सोच से भर देगी, जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार होगी। धन्यवाद कि आपने इस हिंदी ऑडियो बुक को चुना और अपने ब्रेन के साथ इस ज्ञान यात्रा में हमारा साथ दिया। आपकी यह यात्रा ज्ञान और समझ के नए द्वार खोले और आप अपने दिमाग की पूरी ताकत को पहचान सकें